हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और क्लासेस। मैंने पिछले क्लास में आपको अशोक के बारे में पढ़ा दिया है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अशोक के अभिलेख या शिलालेख के बारे में। तो अभी हम जानेंगे कि इस अभिलेख या शिलालेख होता क्या है। देखिए, जब एक पत्थर पे काट के लिखा जाता है उसे शिलालेख कहते हैं। अगर कोई स्तंभ है उस पर अगर काट के लिखेंगे तो स्तंभ लेख कहा जाता है। ठीक है, आजकल आप देखे होंगे कि जो मंत्री या फिर नेताजी होते हैं या गाँव के मुखिया होते हैं, जब रास्ता बनाता है तो वो भी एक अपने नाम का लगा देते हैं, पत्थर पे काट करके रास्ते के साइड में लगा देते हैं। वैसे ही बहुत सारे अभिलेख और शिलालेख इन्होंने लिखा था। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अभिलेख लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी। तो अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा मिली थी डेरियस से। किससे? डेरियस। इसी का नाम था दायबाहु। क्या नाम था? दायबाहु। अभिलेखों की भाषा थी कैसी? प्राकृत थी। अभिलेखों की भाषा कैसी थी? प्राकृत थी। ये 3 लिपियों में लिखा गया। पहला था ब्राह्मणी लिपि। पहला कौन था? ब्राह्मणी लिपि। ये सर्वाधिक भारत में पाया गया था, ब्राह्मणी लिपि। सेकेंड था खरोष्ठी लिपि, या पाकिस्तान के क्षेत्र में पाया गया था। और अरमाइक लिपि, यह अफगानिस्तान में मिला है। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अब नेक्स्ट जो है, अभिलेख को सर्वप्रथम खोजा था टी पैंथर ने। किसने खोजा था? टी पैंथर ने 1750 ईसापुर में। कब खोजा था? 1750 ईसापुर में। जब ये खोजे थे तो इन्होंने सोचा था कि कोई छोटा मोटा राजा का होगा नहीं, लेकिन जब ये पता चला कि अरे ये तो सम्राट अशोक का था, बाद में पता चला, तो इन्हें जब मिला था तो उतना इग्नोर कर दिए, बोले बहुत सारा है, बहुत मिलेगा, देखा जाएगा। तो इतना इसको मतलब कह सकते हैं कि उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं किए थे। ठीक है, देखिए इसके बाद है पढ़ने में सफलता मिली थी जेम्स प्रिंसेप को। किसको मिली थी? जेम्स प्रिंसेप। 1837 ईस्वी में इन्होंने पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने, और खोजा था किसने? टी पैंथर ने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि अधिकतर शिलालेख में, अशोक ने अधिकतर शिलालेख में देवा नाम प्रियदर्शी अपना नाम रखा है। देवा नाम प्रियदर्शी। ज़्यादातर अभिलेख में देखा गया है कि अशोक के ज़्यादातर अभिलेख में देवा नाम प्रियदर्शी की चर्चा हुई है। तो लोग कन्फ्यूज थे कि ये देवा नाम प्रियदर्शी अलग है और अशोक अलग है। पहले ऐसा कन्फ्यूजन था। देखिए, अशोक जो नाम है ये 4 अभिलेख में देखने को मिला है। पहला गुर्जरा अभिलेख जो मध्य प्रदेश में है, इन्होंने उसमें अशोक नाम दिया है। अब अशोक नाम दिया है तो अशोक कौन सा अशोक? अब देखिए, मगध सम्राट अशोक ऐसा लिखना चाहिए था, लेकिन अब पता नहीं चला था। अशोक तो बहुत सारे अशोक हो सकते हैं, तो इसमें भी कन्फ्यूजन क्रिएट था कि कौन है नहीं है। इसके बाद मास्की अभिलेख, नट्टूर और उदयगोलान, ये कर्नाटक में तीनों पाए गए हैं। कौन कौन? मास्की, नट्टूर और उदयगोलान, ये तीनों कहाँ पाए गए हैं? कर्नाटक में पाए गए हैं। तो इस चारों अभिलेख में उन्होंने अशोक नाम रखा है, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट था कि कौन अशोक है। तो उसके बाद भाबरू अभिलेख में जो राजस्थान में मिला है, उसमें उन्होंने मगध सम्राट अशोक एक मतलब मिला था, जिसमें उन्होंने लिखा था मगध सम्राट अशोक और ब्रैकेट में लिखा था देवा नाम प्रियदर्शी। इससे कंफर्म हो गया कि यही अशोक हैं। समझ में आ गया? देखिए, ज़्यादातर अभिलेख में तो उन्होंने देवा नाम प्रियदर्शी लिखा है, लेकिन एक अभिलेख इनका मिला जिसमें लिखा था उन्होंने मगध सम्राट अशोक, लिखा था मैं मगध सम्राट अशोक, और इसके बाद ब्रैकेट में लिखे थे देवा नाम प्रियदर्शी। तब कंफर्म हो गया कि यही देवा नाम प्रियदर्शी हैं। ठीक है, इन्होंने 7 छोटे छोटे यानी लघु शिलालेख लिखे हैं और 14 बड़े बड़े शिलालेख लिखे हैं। तो जो 14 बड़े शिलालेख हैं उसे चतुर्दश शिलालेख भी कहा जाता है। तो आज की क्लास में हम 14 जो छोटे छोटे शिलालेख हैं, 7 जो छोटे छोटे शिलालेख हैं, जिसे लघु शिलालेख भी कहा जाता है, तो उस शिलालेख को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला है रुमनदेही अभिलेख। पहला कौन सा है? रुमनदेही अभिलेख। ये नेपाल के लुम्बिनी में मिला है। नेपाल के लुम्बिनी से मिला है। ठीक है, कहाँ से? नेपाल के लुम्बिनी से मिला है। इसमें प्रशासनिक चर्चा ना करके आर्थिक क्रियाकलाप यानी टैक्स कम करने की चर्चा की गई है। इसमें कोई प्रशासनिक चर्चा नहीं है, इसमें जो टैक्स कम किए हैं इसकी चर्चा अशोक ने किया है। ठीक है, देखिए, क्योंकि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान क्या है? लुम्बिनी है। नेपाल के लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया था, और ये जब बौद्ध धर्म अपनाए थे तो उस एरिया में टैक्स को क्या कर दिए थे? कम कर दिए थे। तो किससे पता चला? तो रुमनदेही अभिलेख से पता चला। इसका दूसरा है कौशाम्बी अभिलेख। कौन सा है? कौशाम्बी अभिलेख। कौशाम्बी अभिलेख जो है, इनकी जो प्रिय पत्नी थी, है ना, जिनका नाम था कारुवाकी, कारुवाकी द्वारा जो दिए गए दान था उसकी चर्चा उन्होंने किया है। किसमें? कौशाम्बी अभिलेख में। और ये कौशाम्बी अभिलेख को अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित कर दिया था। मतलब कौशाम्बी अभिलेख को कहाँ ले गए? इलाहाबाद में जाकर के रख दिए थे। किसने? अकबर ने। इसके बाद नेक्स्ट है टोपरा अभिलेख, जो कि हरियाणा में था। हरियाणा में था इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि इसे फिरोज शाह तुगलक ने, किसने? फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक वंश का शासक था, फिरोज शाह तुगलक, इसे दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित करा दिया था। कहाँ किया था? दिल्ली के तुगलकाबाद में। ये जो इसके बाद देखिए नेक्स्ट है मेरठ अभिलेख। मेरठ अभिलेख है यूपी। पहले मेरठ में था। पहले कहाँ था? मेरठ में था, यूपी के मेरठ में था मेरठ अभिलेख। और मेरठ अभिलेख को भी फिरोज शाह तुगलक ने कहाँ सेट कर दिया? दिल्ली में। दिल्ली में ले जाकर उसको स्थापित करा दिया। किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, इसके बाद आपका रामपुरवा अभिलेख, लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज, ये 3 जो अभिलेख हैं वो बिहार के चंपारण से मिला है। कौन कौन? तो रामपुरवा अभिलेख, लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज, ये तीनों अभिलेख जो हैं बिहार के चंपारण से मिला है। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ आ गया। ये जो 7 अभिलेख हैं, जिसमें रुमनदेही अभिलेख, इसमें प्रशासनिक चर्चा
न करके उन्होंने टैक्स की चर्चा की है कि मैंने टैक्स जो कम किया उसके बारे में बताया गया है। कौशाम्बी अभिलेख, इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है ना, इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, जिसे अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित कर दिया था। इसका टोपरा अभिलेख हरियाणा में फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लेकर चले गए, तुगलकाबाद में स्थापित कर दिया। इसके बाद मेरठ अभिलेख, जो पहले मेरठ में था फिर तुगलकाबाद में स्थापित करा दिया गया। इसके बाद रामपुरबा अभिलेख लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया राज, ये दोनों बिहार के चंपारण में है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। हम जो है अगले क्लास में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम 14 जो बड़े बड़े शिलालेख थे जिसे चतुर्दश शिलालेख भी कहा जाता है, उस 14 शिलालेखों के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय, थैंक यू।